हेलो गाइस, वेलकम बैक। सो गाइस यार, पार्ट वन मैंने ध्रुवी पटेल के साथ बनाया था, जिसमें हम लोगों ने बात करी थी ऑनलाइन स्टडीज़ के बारे में। ऑनलाइन स्टडीज़ के क्या प्रॉब्लम होते हैं, क्या फ़ायदे होते हैं। अगर आपको वो वाली वीडियो चेकआउट करनी है तो आई बटन में उसकी लिंक मिल जाएगी, या तो आप डिस्क्रिप्शन में भी जाके चेकआउट कर सकते हो। और आज की जो वीडियो गाइस वो है पार्ट टू, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि आपको 2021 में कनाडा में या कोई भी कंट्री में अप्लाई करना चाहिए कि नहीं अप्लाई करना चाहिए। और ध्रुवी ने एक्चुअली लास्ट ईयर गाइस कोरोना के टाइम पे ही अप्लाई किया था। तो हम लोग उनसे पूछेंगे आज ये वाली वीडियो के अंदर कि उनको क्या प्रॉब्लम्स हुए थे, किस किस तरीके के प्रॉब्लम्स उन्होंने फेस किए थे, और आप लोग क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करने वाले हो। बिकॉज अगर आप लोग 2022 में अप्लाई कर रहे हो तो यू हैव टू स्टार्ट अप्लाइंग बाय दिस ईयर। सो यू आर गोइंग टू फेस दोज प्रॉब्लम्स विच ध्रुवी हैज ऑलरेडी फेस्ड। सो हम लोग क्या करेंगे, उनसे पूछेंगे क्या क्या उन्होंने प्रॉब्लम्स फेस किए, तो हम लोग उसे कैसे ओवरकम कर सके। तो अभी ज़्यादा देर नहीं करते ध्रुवी, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको पूछूंगा वो है, आपने कब अप्लाई किया था, कौन से डेट पे अराउंड। ओके, तो मैंने 2 यूनिवर्सिटी और 2 कॉलेजेस में अप्लाई किया था। तो जो विल्सन और डेलहौसी मैंने अप्लाई किया था फर्स्ट वीक ऑफ जैन 2020, और 2 कॉलेजेस हम्बर और कॉनेस्टेबल में मैंने अप्लाई किया था इन द सेकेंड वीक ऑफ मार्च 2020। अच्छा, मार्च 20। और अराउंड ऑफर लेटर आने में कितना टाइम लगा था, ये सबसे कौन से डेट तक आपको ऑफर लेटर्स मिले थे ये यूनिवर्सिटीज से या कॉलेजेस से। एक्चुअली मैंने पहले सितंबर इंटेक के लिए अप्लाई किया था, तो मुझे विद इन 10 डेज हम्बर और कॉनेस्टेबल के ऑफर लेटर मिल गए थे। विंडसर ने अप्रॉक्स 3.5 मंथ्स लगाए थे, बट फिर मैंने डिफर किया जनवरी इंटेक के लिए, तो वो डिफरल मेरा भी 7-8 दिन में आ गया था कॉनेस्टेबल से। सो ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट है, उसे यूनिवर्सिटी में जाना है, बट सेफ्टी के लिए उसने कॉलेज में भी अप्लाई कर रखा है, तो उसमें किस तरीके से उसे डेट वाइज सिलेक्शन करना पड़ेगा, या किस तरीके से उसको अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, अगर वो तो एक्चुअली पर्टिकुलर कोर्स की डेडलाइन पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप सितंबर के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो अगर हम विंटर की बात करें, तो माई मैक प्रोग्राम की डेडलाइन अराउंड 15 जैन होती है। तो उसके एटलीस्ट 10 दिन पहले आप एप्लीकेशन कंप्लीट कर दो, क्योंकि फिर चांसेस कम रहते हैं एडमिशन के। वो जनरली फुल ओके हो ओके जाता है, तो हाँ, अगर यूनिवर्सिटी फर्स्ट प्रेफरेंस है तो हो सके उतना जल्दी अप्लाई कर देना चाहिए, डेडलाइन से मतलब ये, एटलीस्ट मिनिमम 10 दिन पहले। ओके, डेडलाइन से 10 दिन पहले, तो बेसिकली मतलब हाँ। इनटेक स्टार्ट होने के 10 मंथ, 9 to 10 मंथ्स पहले आपको अप्लाई कर देना है यूनिवर्सिटी में। एक्चुअली वो कोर्स पे डिपेंड करता है। अभी सीएस के कोर्सेज की बहुत डिमांड है, तो मैक के लिए तो इतने 7-8 महीने होते हैं, बट बाकी सारे कोर्सेज के लिए जनरली मार्च अप्रैल तक डेडलाइन होती है। तो ट्राई करना कि फेब्रुवरी एंड तक हो जाए सब। ओके ओके ओके, मतलब फेब्रुवरी एंडिंग तक वो सारे सारे डिपार्टमेंट्स का आपको अप्लाई कर देना है, तब जाके आपको मई या जून तक रिस्पांस आ सकता है, ऑफर लेटर मिल सकता है। या यूनिवर्सिटीज जनरली मिनिमम 2 महीने तक लगाती है। एंड कॉलेजेस तो यू कैन अप्लाई जस्ट बिफोर 1 or 2 months ऑफ योर प्रोग्राम। नहीं, एक्चुअली 3-4 महीने पहले करना चाहिए, बिकॉज फिर वीजा की भी प्रोसीजर वो सब रहती है ना, इसलिए। ओके 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 ओके, बट फ्रॉम यू कैन एक्सपेक्ट ऑफर लेटर फ्रॉम यूनिवर्सिटी विद इन 15 days विद इन अ मंथ, मैक्सिमम मंथ। मैक्सिमम इफ योर प्रोफाइल इज गुड। या एग्जैक्टली। ओके ओके। सो अभी मुझे पूछना था आपसे कि कॉलेज फीस के बारे में, कि जब अभी फॉर एग्जांपल मुझे कोई यूनिवर्सिटी से ऑफर लेटर आया, तो वहाँ पे हमें किस तरीके से कॉलेज फीस पे करनी होती है, या पूरे 16 मंथ्स की एक साथ पे करनी होती है, या फिर 1 year होता है, या कैसे होता है। हाँ, अगर ऑफर लेटर आया है, आपने एक्सेप्ट किया है, तो उसके बाद पहले तो आपको डिपॉजिट जो अराउंड $1,500 होती है, वो पहले 1500 1000 तक जनरली होती है, पहले वो पे करनी होती है। उसके 2 महीने तक वो लोग आपको डेडलाइन देते हैं फर्स्ट सेम की या फर्स्ट ईयर की फी पे करने के लिए। तो तब तक आप कर सकते हैं, पर एटलीस्ट वीजा से तो पहले करना पड़ेगा, बिकॉज उसमें वो रखना पड़ता है रिसिप्ट। रिसिप्ट, तो इसका मतलब है हमें पूरे ईयर की फीस पे करनी पड़ेगी। आप फर्स्ट सेम की भी कर सकते हो और पूरे ईयर की भी कर सकते हो। ओके, हर एक यूनिवर्सिटी के अंदर, हर एक कॉलेज के अंदर। हाँ। हाँ। अभी कोरोना की वजह से कोई चेंजेस तो हुए नहीं है फीस स्ट्रक्चर के अंदर, कि आपको नहीं, स्ट्रक्चर के अंदर चेंज नहीं हुआ है, बट अगर आप ऑनलाइन कोर्स ले रहे हो तो आपको $1,000 कम पे करने पड़ेंगे। सारे अच्छा, कोर्सेज का तो पता नहीं, बट हाँ, कॉनेस्टोगा में मेरे कोर्स में तो ये है रूल। अगर मतलब आपका ऑनलाइन कोर्स इन द सेंस आप पूरे 16 मंथ्स ऑनलाइन ही पढ़ने वाले हो। नहीं, जितने सेमेस्टर आप ऑनलाइन करो उतने सेम की फी में से $1,000 आपको रिटर्न मिलेंगे।
एंड और एक चीज़ पूछना चाहता था, जब आपने अप्लाई किया तब कोरोना मतलब बहुत ज़्यादा फैल रहा था, तो वो टाइम पे आपको या एप्लीकेशन में क्या क्या दिक्कतें आई, कॉलेज में अप्लाई किया, यूनिवर्सिटी में क्या क्या प्रॉब्लम्स आए थे, डिले हुआ था कुछ? एक्चुअली मेरी एप्लीकेशन कोरोना से पहले हो गई थी बिकॉज़ मैंने जैन में अप्लाई किया था। और फिर एक्चुअली प्रॉब्लम तब आई जब मेरा लाइक एप्लीकेशन पर डिसीजन आना था बिकॉज यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में तब डिले हो रहा था। मैं मेल करके बात कर रहे थे, उनको फोन करके कांटेक्ट कर रहे थे, मेरे एजेंट बात कर रहे थे, वो लोग जनरली यही बोल रहे थे कि अभी लाइक 50% स्टाफ वर्क कर रहा है, सब वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, इसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ रहे थे। तो डिसीजन आने में मुझे काफी डिले हुआ। मतलब ऑफर लेटर आने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, वो तो अपने टाइम पे ही आया है, बट जो डिसीजन आपको लेना था उसमें दिक्कत हो गई। उसमें भी और ऑफर लेटर आने में भी। अच्छा, ऑफर लेटर आने में भी टाइम लगा था। हाँ, हाँ, हाँ। बिकॉज़ वहाँ पे स्टाफ कम काम कर रहा था और सब वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत लाइक अगर मैं 15 डेज़ में एक्सपेक्ट कर रही थी, तो उसके 1 मंथ लग गए, 2 मंथ्स लग गए। तो ऑफर लेटर ले आने में भी थोड़ा टाइम लगा और मेरे को डिसीजन लेने में भी बिकॉज़ मैंने पहले सितंबर के लिए चूज़ किया था, फिर वो कोरोना और सिचुएशन बहुत बिगड़ गई थी, तो फिर मैंने जैन में डिफर करा। जनवरी, ओके ओके। सो अभी यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में तो हम लोगों ने बात कर लिया है, कॉलेज में यूनिवर्सिटी में क्या क्या एप्लीकेशन किया उन्होंने, फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लिया है, और प्रोसेस के बारे में गाइज अगर आपको कुछ पूछना है तो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ और अलग अलग कॉलेजेस के प्रोग्राम के हिसाब से आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे। कोई किसी भी कोर्स का या यूनिवर्सिटी का एक तरीके का अपलोडिंग डॉक्यूमेंट नहीं रहता है, अलग रहता है, तो उसके बारे में अगर बात करेंगे तो भी ज़रूरी नहीं है कि आप जो भी कोर्स में जाने वाले हो वो डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने पड़ेंगे। सो इट्स बेटर कि आप वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके चेक कर लें। हर एक इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखी है, आई बटन में उसकी भी लिंक दे दूंगा। आप किस तरीके से कोर्सेज और स्कॉलरशिप्स फाइंड आउट कर सकते हो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके, तो वहाँ से भी आप जाके चेकआउट कर सकते हो, और सबका अलग अलग रहता है। तो अभी नेक्स्ट वाला हम लोग बात करेंगे गाइज वीज़ा प्रोसेस के बारे में, कि वीज़ा में किस तरीके से इनको प्रॉब्लम आए थे और किस तरीके से जो 2021 में जाने वाले हैं उनको भी दिक्कतें आ सकती। सो वीज़ा में सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है हमारा मेडिकल। या तो मेडिकल में आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आए थे, क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करे थे आपने? मेरा मेडिकल हुआ था अक्टूबर 10th को। तो पहले तो मेरे को वहाँ पे अपॉइंटमेंट लेने में बहुत प्रॉब्लम हुई बिकॉज़ उस टाइम पे कोरोना बहुत बढ़ गया था, कोविड-19, तो उसकी वजह से अपॉइंटमेंट मिल नहीं रही थी बिकॉज़ एक्चुअली 2 ही हॉस्पिटल्स एक्चुअली अलाउड होते हैं हमें मेडिकल देने के लिए, तो उसमें बहुत प्रॉब्लम हो रही थी कि अपॉइंटमेंट मिल नहीं रही थी। फिर आफ्टर आफ्टर ट्राइंग फॉर कांस्टेंट 2 वीक्स वहाँ पे मैं रोज़ कॉल करती थी, फिर मेरे को 2 वीक के बाद अपॉइंटमेंट मिली फाइनली। और बायोमेट्रिक में भी सेम इश्यू हुआ था। सो मतलब आपने अक्टूबर 10th को मेडिकल करवा लिया था मतलब आपका? या सो आपने अप्लाई कब किया था मेडिकल की? मेडिकल के लिए कुछ अप्लाई करना होता है, ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं, आपको सिर्फ फ़ोन करके अपॉइंटमेंट लेनी होती है हॉस्पिटल से, दैट्स इट। और स्पेसिफाइड हॉस्पिटल्स होते हैं जहाँ पे भी? यस, हाँ, ओके ओके ओके। तो वही हॉस्पिटल्स में आपको डायरेक्टली कॉल करके जो भी मेडिकल का उनको बोलना है कि वीज़ा लेना है, एंड देन मेडिकल का प्रोसीजर होता है। यस, और हाँ, टाइम स्लॉट और वो सब वहीं से पता लगता है। वो सब वहीं देते हैं, हाँ। ठीक है, अब मेडिकल खत्म हो गया आपका, उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप क्या था? फिर मैंने वीज़ा के लिए अप्लाई किया था। आफ्टर 20 डेज़ ऑफ मेडिकल मैंने वीज़ा फाइल की थी 30 अक्टूबर को, क्योंकि उसके बाद फिर फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, फिर जो एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं, अगर आपको कहीं कुछ नेम और ऐसे कुछ मिस्टेक्स है, तो वो एफिडेविट्स करवाना और वो सब में थोड़ा टाइम लग जाता है। अच्छा, अगर आपके पासपोर्ट के ऊपर कोई नेम इश्यूज है तो उसके यस, वजह से अगर भी आप आपके लोग को हाँ। टाइम लग सकता है। हाँ, एग्ज़ैक्टली, अगर आपको जो स्पॉन्सर कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पेरेंट्स स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो आपके पासपोर्ट में अगर आपके पेरेंट का नाम और उनके पासपोर्ट में उनका नाम में अगर कुछ डिफ़र होता है, थोड़ा बहुत अलग होता है, तो आपको एफिडेविट करवाना पड़ता है। ओके ओके। और उसके अलावा आपको क्या डॉक्यूमेंट चाहिए थे? फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए होंगे? हाँ, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, सारे एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स 10 से लेके सब। अगर आपके कोई वर्क एक्सपीरियंस है, तो उसके लिए कुछ मतलब सैलरी स्लिप लिखना रखना पड़ता है, फिर एक्सपीरियंस लेटर रखना पड़ता है। अगर कुछ जॉब वॉब की है तो, इंटर्नशिप की है तो उसके रिगार्डिंग फिर एसओपी बनाना पड़ता है। अगर किसी इंसान ने जॉब नहीं किया है और वो कर रहा है तो उसे कैसे फिर करना पड़ेगा, उसका प्रोसीजर क्या है? अ, 5 साल तक का अगर मतलब जॉब नहीं किया है और 5 साल तक कुछ किया नहीं है, तो वो गैप कनाडा वाले एक्चुअली अलाउ करते हैं। अगर कुछ आप नहीं रखो तो वो चलता है। अच्छा, कुछ ना रखो तो भी चलेगा? हाँ,
ओके, और आप फाइनेंशियली कैसे दिखाएंगे कि आप स्टेबल है, बिकॉज आपको वीजा ऑफिसर को भी दिखाना पड़ेगा कि वेदर यू आर एबल टू पे योर फीस और नॉट। सो फॉर दैट क्या डॉक्यूमेंट्स रहते हैं? आप एफडीज दिखा सकते हो, फिर प्रॉपर्टी का कुछ है तो वो दिखा सकते हो, और अगर बैंक बैलेंस दिखा सकते हो। इनकम टैक्स फाइनेंशियल में हाँ, बेसिकली। इनकम टैक्स या एग्जैक्ट आईटीज हाँ वो भी दिखा सकते हो। आईटी रिटर्न्स, ओके ओके ओके। हम्म, सो ये सब आपको वीजा के टाइम पे दिखाना पड़ा था, तो ये सब के लिए अराउंड आपको 20 डेज लगे थे। या So, उसके बाद आपने अक्टूबर 30 को फाइल किया, यस। एंड देन उसके बाद नेक्स्ट प्रोसीजर क्या था आपका? फिर बायोमेट्रिक के लिए डेट बुक करनी थी, तो उस टाइम पे सारे सेंटर्स बंद थे। फिर जब शुरू हुआ तो इतने सारे रश थे ना कि मतलब बहुत टाइम लग गया। मैंने अराउंड 19 नवंबर को उसका फॉर्म फिल किया था, और मेरे को 24 दिसंबर की डेट आई थी बायोमेट्रिक के लिए, ओ तो माय उसमें काफी गॉड। टाइम लग गया था। ओके ओके, सो इट्स मोर देन 1 मंथ, मोर देन 1.5 मंथ। या एग्जैक्टली। तो ये इश्यूज जो भी बच्चे 2021 में अप्लाई कर रहे हैं उनको भी आ सकते हैं गाइस, बिकॉज अभी फिलहाल शायद बायोमेट्रिक या वैक्स सेंटर्स बंद है, क्योंकि रैपिड कोविड इंक्रीज की वजह से वो जब भी चालू होंगे तब रश भी बहुत ज़्यादा होगा, जिसके वजह से आप लोग को टाइम डिले भी हो सकता है। तो जितना जल्दी आप बायोमेट्रिक्स के लिए अप्लाई कर सको उतना अच्छा रहेगा, वो डेट आपको मिल जाएगी। और बायोमेट्रिक्स में और कोई इश्यू आपको आया था वहाँ पे जाने के बाद? नहीं, बायोमेट्रिक और में कोई कोई? इशू नहीं था। ओके, देन और आपका वीज़ा आने में कितना टाइम लगा था? और मेरे को 4 मार्च को वीजा आया था 2021 में, अराउंड 4 मंथ। अच्छा, अप्रोक्सीमेट 4 मंथ। वैसे वीज़ा नॉर्मली कितने टाइम में आता है? अगर एसडीएस कैटेगरी में हो आप, लाइक आपके मतलब ओवरऑल 6.5 है और ई6 है, तो आप एसडीएस के अंडर फाइल कर सकते हैं। तो जनरली पहले रूल था कि 30 डेज में आ जाता था, और नॉन एसडीएस है तो 60 या 90 डेज लगते थे। बट अभी कोविड की वजह से कुछ कह नहीं सकते, तो काफी टाइम लग गया था मेरा वीजा आने में। मेरा अंडर एसडीएस था फिर भी। ओके ओके ओके, तो उसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ते हैं या फिर ऐसा कुछ होता है एसडीएस के अंदर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, वो आपके आईएलटीएस के बेस पे होता है। ओके, सो इफ यू हैव मोर देन 6.5 देन यू कैन गो थ्रू एसडीएस। यस। ओके, सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि वॉज इट ईजी टू गेट वीजा? मतलब आपको ऐसा जब आप अप्लाई कर रहे थे तब नो डाउट हेक्टिक तो रहा ही होगा वो टाइम पे, बिकॉज बहुत वो टाइम पे बहुत सिचुएशन खराब थी, बट अभी फिलहाल इतनी खराब सिचुएशन तो नहीं है। सो आपको कैसा लगा? मतलब ईजी था वीजा अप्लाई करना, या मतलब बहुत ही ज्यादा टफ लगा आपको? क्या कैसा था? अप्लाई करना तो इजी था, और मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस भी था कि मेरे को वीजा मिल जाएगा, बिकॉज मैं एसटीएस कैटेगरी के अंडर थी, और फिर मेरे को वर्क एक्सपीरियंस भी है, तो उस सब के चक्कर में। बट थोड़ा बहुत लाइक वेट करना ज्यादा पड़ा था। पहले जो स्टूडेंट्स को टाइम लगता था उससे 1-2 महीने ज्यादा ही लगे थे, तो वो थोड़ा अनोइंग था। बट यू आर श्योर दैट यू विल गेट वीजा? या तो जो भी स्टूडेंट्स लाइक इफ दे आर अप्लाइंग अंडर एसडीएस, तो वीजा मिलने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। हाँ, फिर अगर आपको गैप के मतलब बीच के गैप का भी डिपेंड करता है, और प्लस अगर आपने यहाँ पे मतलब आई मीन बैचलर्स कुछ और फील्ड में किया है, और वहां पे कोई और फील्ड में कोर्स ले रहे हो, तो भी कभी कभी रिजेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। बहुत सारे रीजंस होते हैं, अगर आपका लाइक फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से भी कभी कभी रिजेक्शन आता है। ओके ओके ओके, सो रिजेक्शन फाइनेंशियल के वजह से, फिर अगर आपने कोई कोर्स स्विच किया है और अगर आपका एसओपी उतना स्ट्रांग नहीं है तो उसके वजह से भी यस। रिजेक्शन आ सकता है। हाँ, और कोर्स रिलेटेड, हाँ, कोर्स एटलीस्ट आपने यहाँ पे जो किया है उसके कुछ अकॉर्डिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे आपने इंजीनियरिंग की और वहां पे जाके होटल मैनेजमेंट करो, क्योंकि मेरा ही एक फ्रेंड है, अगर मैं उसके एक्सपीरियंस की बात करूँ तो उसने यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग की और वहां पे उसने होटल मैनेजमेंट के लिए अप्लाई किया था, उसको वीजा वीजा रिजेक्शन आया था इसी रीजन की वजह से। ओके, सो इफ यू आर स्विचिंग फ्रॉम वन फील्ड टू अनदर फील्ड आपको एसओपी पे ध्यान देना पड़ेगा। एग्जैक्टली अगर आप अच्छे से जस्टिफाई कर रहे हो कि क्यों स्विच कर रहे हो, तो फिर ठीक है, अदरवाइज रिजेक्शन के चांसेस है। मतलब स्विच इन द सेंस इफ यू आर गोइंग फ्रॉम मैकेनिकल टू इंडस्ट्रियल, सो आपको कोई इतना हम्म, इश्यू नहीं आ सकता, बिकॉज सब्जेक्ट्स मोस्टली सिमिलर ही होंगे इंडस्ट्रियल और मैकेनिकल के। बट अगर आप हाँ मैकेनिकल से कंप्यूटर साइंस में शिफ्ट कर रहे हो देन योर एसओपी शुड बी स्ट्रांग। एग्जैक्टली और वैसे भी लाइक अब अगर आपको बीच में एक्सपीरियंस है या नहीं है, और मतलब रिलेवेंट फील्ड में ही जा रहे हो, फिर भी आपका एसओपी वीजा उस पर ही डिपेंड करता है कि आप कैसे मेंशन कर रहे हो सारी चीजें। तो मेक श्योर कि आप वीजा के लिए एसओपी स्ट्रांग बनाएं।
ओके ओके, सो एसओपी वीजा के लिए आपको स्ट्रांग बनाना है, फाइनेंशियल क्रेडेंशियल स्ट्रांग रखना है, प्लस आईएलटीएस और आपका बीटेक और ये सब तो थोड़ा बहुत मैटर करेगा ही, वीजा के अंदर भी मैटर या करेगा। यस। उसके अलावा मैं ये क्वेश्चन तो बहुत ही मतलब स्पेसिफिक हो जाएगा कि कंसल्टेंसी हेल्पफुल थी कि नहीं थी, हाँ, मेरी कंसल्टेंसी हेल्पफुल थी। क्योंकि मैंने जितने लोगों का सुना है कंसल्टेंसीज के बहुत इश्यूज रहते हैं, ठीक है, एप्लीकेशन के हाँ, टाइम पे भी एक्चुअली कंसल्टेंसीज के थ्रू प्रॉब्लम्स रहते हैं, बिकॉज कभी कभी क्या है, कभी कभी नहीं, हमेशा ही होता है कि उनको जहाँ पे आपको भेजना है वो वहाँ पे ही आपको भेजने का ट्राई करेंगे, सो कमीशन वो की वजह से। एक्चुअली हाँ, वो हो सकता है, पर अगर आपको उस चीज़ की पूरी नॉलेज हो, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको पता है कि आपको इसी जगह जाना है और आपको एडमिशन मिल जाएगा, आपके प्रोफ़ाइल के अकॉर्डिंग सूट हो रहा है, तो फिर आप उनके साथ आर्ग्यूमेंट कर सकते हो। लाइक वो अगर बोले कि नहीं आपको इसी कॉलेज में लेना है, आपको कहीं नहीं मिलेगा, तो आप उनको पूछ सकते हो। सो आपको नॉलेज होना चाहिए, दैट्स इट। सो सो मतलब डू यू हाँ, वो रिकमेंड? ऐसा कभी-कभी होता है। हाँ, मतलब थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल जाता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप मतलब सब कुछ उन पे छोड़ दो और ऐसे ही बैठे रहो। अगर आप उनसे अप्लाई कंसल्टेंसी एजेंट के थ्रू अप्लाई करवा रहे हो, तो उनसे आईडी पासवर्ड माँगिए, फिर उनको मेल करके पूछते रहिए कि मेरे एप्लीकेशन पे क्या स्टेटस है, कब तक आएगा ये वो, तो आपको भी अलर्ट रहना पड़ेगा। सो आईडी पासवर्ड से गाइज मुझे याद आया कि मेरी लास्ट वाली वीडियो मैंने कंसल्टेंसी फ्रॉड के ऊपर बनाई थी। अगर आपने वो वाली वीडियो चेक नहीं की है तो आई बटन में जाके जरूर चेक कर लेना। डिस्क्रिप्शन में मैं जो भी चीज़ें बता रहा हूँ आप लोग को, उससे रिलेटेड वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन में आई बटन में मिल जाएंगे। सो जस्ट आप जाके चेकआउट कर लेना, तो आपको एक क्लियर आइडिया आ जाएगा। अभी हम लोग नेक्स्ट वाले बात करते हैं कंसल्टेंसीज के ऊपर। तो सबका अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा, तो ज़्यादा बात करना मुझे हुँ, उसके ऊपर मीनिंगफुल नहीं लगता है, बिकॉज सबका अलग अलग या कंसल्टेंसी रहता है एक्सपीरियंस। सो आपका जब वीजा आ गया तो वीजा आने के बाद आपको लास्ट स्टेप क्या करना होता है? वीज़ा आने के बाद आपको एक मेल आएगा पासपोर्ट सबमिशन के लिए। फिर उसके बाद आपको एनवेलप रेडी करना है, उसमें कुछ पासपोर्ट सबमिशन के मेल में लिखा ही होगा कि कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं, वो एनवेलप रेडी करना है और फिर आपको डिलीवरी गाय लेने आएगा, उनको हैंडओवर कर देना है। फिर विदिन 10 डेज़ आपका पासपोर्ट स्टैम्प होके आ जाएगा। ओके, स्टैंपिंग में तो वहां पे स्टैंपिंग में आपको कोई इश्यूज आए थे जब आप कर नहीं, रहे थे? वो 10 डेज में आ नहीं। गया था? हाँ, वो 10 डेज़ में हो जाएगा। इवन ओके तो वो ट्रैक नंबर भी देते हैं, आप अपना एनवेलप ट्रैक भी कर सकते हैं। ओके ओके, सो आपको एग्जैक्टली पता लग जाएगा कब तक आपके पास रिटर्न आ जाएगा वो। या एग्ज़ैक्टली। ओके, सो आपको जब ये सारी चीज़ें चल रही थी तब प्रॉब्लम्स तो नो डाउट रहे हुँ, होंगे, तो क्या आपका कॉलेज सपोर्टिव था? या क्योंकि कोरोना के टाइम पे क्या होता है कि सबकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती है, तो वो टाइम पे आपको फीस पे करनी है, फाइनेंशियल राइट। क्रेडेंशियल्स दिखाने हैं, आईटी रिटर्न्स दिखाना है वगैरह वगैरह, तो वो टाइम पे कि कोई कॉलेज की तरफ से क्या क्या सपोर्ट था आपको? ओके, यस, सो कॉलेज वर वेरी सपोर्टिव। इंटरनेशनल एडमिशंस में मैं जब भी मेल करती थी विदिन 3 टू 4 डेज़ मेरे को रिस्पॉन्स आ जाता था। चाहे कुछ भी लाइक डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग कुछ क्वेरी हो या एडमिशन के रिगार्डिंग हो या वीज़ा के रिगार्डिंग कुछ भी हो, तो वो तो बहुत सपोर्टिव थे। बट क्या है कि वीज़ा के प्रोसेस में ज़्यादातर कॉलेज की ज़रूरत नहीं होती, उसमें सिर्फ ऑफर लेटर और जीएसई ही सबमिट करना होता है, तो वो ज़्यादातर खुद ही करना पड़ता है। ओके, सो बेसिकली कॉलेज भी सपोर्टिव था। हाँ, सो यस। सो यही क्वेश्चंस थे गाइस सारे मुझे जो भी पूछने थे प्रोसेस से रिलेटेड, बिकॉज प्रोसेस में यही सारे स्टेप्स होते हैं। सो इनको जो प्रॉब्लम्स आए थे वो हमें भी आ सकते हैं जो 2020 में अप्लाई, बिकॉज मैं भी अप्लाई करके बैठा हूँ। सो हमें भी ये सारी दिक्कतें आ सकते हैं। अगर आप लोग में से कोई अप्लाई किया है तो आप ये चीज़ें ध्यान में रखना, और इन्होंने जो भी कहा वो स्टेप्स को फॉलो करते रहना, तो हो सकता है कि आपका एप्लीकेशन जल्दी अप्रूव हो या आपको ज़्यादा दिक्कत ना आए। सो गाइस, कैसा लगा आप लोगों को वीडियो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। वीडियो लाइक कर देना, शेयर कर देना कहीं पे किसी दोस्त को, अगर आपका कोई दोस्त कनाडा जाने वाला हो या अप्लाई करने की सोच रहा है तो ये वीडियो ज़रूर भेज देना, उसके बड़े काम आएगी। पार्ट 1 भी चेकआउट कर लेना गाइस, मेरा और ध्रुवी का पार्ट 1 भी हम लोगों ने वीडियो बनाया था जो ऑनलाइन स्टडी से रिलेटेड था। अगर आप लोगों ने चेकआउट नहीं किया तो ज़रूर जाके चेकआउट कर लेना। सो फिर हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।